नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। मानसून सत्र के दौरान कई अहम विधेयक दोनों ही सदनों में पेश होने हैं, चर्चा होनी है। साथ ही इन विधेयकों पर हम मंथन होता, चर्चा होती दोनों सदनों में देखेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल का अहम कामकाज भी इस दौरान शामिल है। और सत्र के हर दिन संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम लेकर आते हैं संसद में आज। दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का आपको मिलेगा पूरा ब्यौरा हमारे इस खास बुलेटिन में। और आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज खासतौर से कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज हैं जो शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन से अहम सवाल आज पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है, इस पर भी होगी बात। और इस पर चर्चा के लिए, सदन के एजेंडे से जुड़े हर अपडेट के लिए संसद भवन परिसर से मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू और अमरेंद्र गुप्ता। दोनों ही संवाददाताओं से हम दोनों सदनों के अहम कामकाज से जुड़ा हर अपडेट लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान और लोकसभा से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती। जावेद जी आपका, सुमेधानंद सरस्वती जी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और स्वागत संसद में आज में। और आइए आज के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे, विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन एक नजर पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। लोकसभा के एजेंडे में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। संबंधित मंत्री विभिन्न समितियों से जुड़े बयान भी देंगे। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर होगी आगे की चर्चा। विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने कल दिया था बयान। साथ ही नामित सांसद भी सदन में लेंगी शपथ। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल। कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए। विपक्ष के गतिरोध की वजह से प्रश्न नहीं पूछे जा सके जो सूचीबद्ध थे। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 पर विचार करने का प्रस्ताव करते हुए अपना बयान दिया। दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। और आइए दोनों सदनों में क्या कामकाज लिस्टेड है उस पर हम विस्तार से नजर डालते हैं। और आज के एजेंडे की बात करें तो कार्यसूची में अहम कामकाज है। सबसे पहले लोकसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास है उसे देखते हैं। लोकसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर आज सदन में चर्चा होगी। इस विधेयक को डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में रखेंगे। लोकसभा में आज मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों में दो बयान भी लिस्टेड हैं। पहला बयान डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 357वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को सदन में पेश करेंगे। वहीं दूसरा बयान अश्विनी कुमार चौबे देंगे। केंद्रीय मंत्री आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण और प्रभाव के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर बयान देंगे। इसके साथ ही वो खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर भी बयान देंगे। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी लिस्टेड है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 19 जुलाई 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
17वीं लोकसभा के 8वें सत्र के दौरान संसद की सभाओं से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 11 विधेयकों को अनुमति के लिए रखा जाएगा। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाने हैं। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के 2 प्रतिवेदनों को सदन में पेश करेंगे। पहला प्रतिवेदन मनोरंजन क्षेत्र के लिए निर्धारित नीतियों से संबंधित 51वां प्रतिवेदन और दूसरा प्रतिवेदन सीमित ऊंचाई सबवे के निर्माण और उपयोग संबंधी 52वां प्रतिवेदन है। फिलहाल मेरे साथ अमरेंद्र गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देने के लिए उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, हालांकि जो पहले 2 दिन रहे अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, वो आज किस तरह के आसार लोकसभा में कामकाज को लेकर? प्रीति, इस मानसून सत्र के 26 दिनों का जो मानसून सत्र है इसमें 18 बैठकें होनी है, जिसमें से आपने जैसा बताया 2 दिन जो प्रारंभ के थे वो अच्छे नहीं रहे और आज तीसरा अहम दिन है। कल 2 दिनों में अगर बात करें तो महंगाई और जीएसटी को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष के सांसदों ने काफी हंगामा किया और जिससे कामकाज बाधित रहा। आज तीसरा अहम दिन इसलिए माना जा सकता है कि आज बहुत बड़ा एक बिजनेस है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिल के साथ साथ प्रश्नकाल और नियम 377 से जुड़े अधीन मामलों पे चर्चा की जानी है। इसके अलावा जो है कई कमिटीज की रिपोर्ट भी टेबल होनी है। और मैं अगर बताऊं, प्रश्नकाल एक अहम काल होता है जिसमें आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई बड़े सवाल, जिसमें एक बहुत अहम सवाल जिसकी मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहूंगा, वस्त्र मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसमें अपैरेल पार्क की बात माननीय सांसद उठाने वाले हैं। दरअसल अपैरेल पार्क जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत महिलाओं को स्वावलंबन देने के लिए और महिलाओं को कुटीर उद्योग और गारमेंट जो फैक्ट्रीज है उनको स्टैब्लिश देने के लिए इस तरह के पार्क की स्थापना हर जिले में की जानी है, जिसके जुड़े सवाल आज माननीय सांसद पूछने वाले हैं। और इस पार्क की सबसे अच्छी खासियत है कि यहां एक ही जगह लघु उद्योग और गारमेंट से जुड़े हुए जो कंपनियां काम कर रही होंगी उसमें तकरीबन 70% महिलाओं को इसमें रोजगार दिया जाएगा। तो एक बड़ा सवाल है वस्त्र मंत्रालय से जुड़ा हुआ। इसके अलावा कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है जिसमें कोयले की लदान और ढुलाई को लेकर सवाल किया जाना है। और चूंकि ये सवाल जो है जुड़ा हुआ रेल मंत्रालय से, तो आज रेल मंत्रालय के भी 3 सवाल है जिसमें एक सवाल रेलवे का जो कोयला ढुलाई और इसको लेके है। उसके अलावा जो रेल कनेक्टिविटी जिस तरह से बजट आया उसके बाद रेल कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। तो आज माननीय सांसद नई परियोजनाओं को लेकर एक सवाल करने वाले हैं जिसमें वो पूछने वाले हैं कि सरकार ने किस तरह से परियोजनाओं पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि देश भर के जितने रेल मंडल हैं उन्होंने उन नई परियोजनाओं पर काम करना प्रारंभ कर दिया जो बजट में पास हुई हैं। वहां पर वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां पर व्यापार की क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से यातायात को सुगम किया जाए, उससे जुड़ा हुआ एक अहम सवाल प्रीति है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक अहम सवाल जो है आपके कोयला मंत्रालय वाला है, कोयला की ढुलाई से। तो कुल मिला के कई अहम सवाल हैं और लोक लेखा कमेटी की एक अहम रिपोर्ट, पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है वो एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती है। साल भर यह समिति विभिन्न मुद्दों पर मंथन करती है, बाकायदा टूर करती है, वहां पे चीजों को समझती है और विभिन्न दलों के माननीय सांसद, अलग अलग विचारधाराओं के माननीय सांसद मिलकर इस पर अपनी एक रिपोर्ट देते हैं और जिसको सदन में टेबल किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन है अधीर रंजन चौधरी जी, तो आज उनकी एक प्रतिवेदन को टेबल करने वाले हैं। तो एक काफी अहम दिन माना जा सकता है और उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ी, तो आज प्रश्नकाल के साथ साथ विभिन्न जो मुद्दे हैं उस पर माननीय सांसद विचार करेंगे संसद में। बिल्कुल अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल मेहमानों से चर्चा करते हैं। सुमेधानंद सरस्वती जी, जैसे बहुत अहम एजेंडा आज है और हमें हमारे संवाददाता ने भी बताया है, लेकिन अहम सवाल आज प्रश्नकाल में भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कल 2 ही सवाल पूछे जा सके और तारांकित अतारांकित स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, लेकिन गतिरोध की वजह से कहीं ना कहीं मैं कहूं कि हर क्वेश्चन ही अनस्टार्ट हो रहा है, सुना ही नहीं जा रहा है, बात ही नहीं हो रही है। तो जो गतिरोध 2 दिन देखने को मिला है, क्या आसार आपको लग रहे हैं आगे सत्र को लेकर? आज ये प्रयास किया जाएगा कि सदन चलना चाहिए। कल भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सभी पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए ताकि संसद में काम हो सके। देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, संसद सदस्य अपना बहुत महत्वपूर्ण समय लेकर के आते हैं
और उसमें कुछ रचनात्मक काम होने चाहिए देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए। हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज विपक्ष के सभी नेता मिलकर के और पक्ष के आज कुछ रचनात्मक काम संसद में करेंगे, क्योंकि बहुत बहुमूल्य समय संसद में हम सबका होता है। बिल्कुल। जावेद जी, पहले बैठक इस बार भी हुई, तमाम जो विपक्षी दल थे उनके साथ चर्चा भी हुई, कौन से मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, कौन से बिल सरकार लाना चाहती है, सब पर एक तरह से चर्चा हुई, बातचीत हुई और उम्मीद फिर से जगी कि शायद उत्पादक हो सत्र और सकारात्मक तस्वीर सामने आए। लेकिन जो तस्वीर 2 दिन दिखाई दी है उस पर आप क्या कहेंगे? संसद चलाने की जिम्मेदारी मुख्यतः सत्ताधारी दल की होती है। जो जनता के प्रश्न हैं वो तो संसद में उठाए जाएंगे, उनकी संवैधानिक व्यवस्था है, नियमों में लिखा हुआ है कि इन मुद्दों पर आप नोटिस दे करके चर्चा कराने की मांग कर सकते हैं। मैं जब 2014 में संसद में आया था तो राज्यसभा में उस वक्त सदन के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली साहब हुआ करते थे। अगर कहीं से व्यवधान होता था और सदन स्थगित होता था तो जेटली साहब तुरंत विपक्ष के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाते थे या विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के चैम्बर में जाकर के बातचीत करते थे और एक रास्ता निकालते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि सरकारी पक्ष इस बात से शायद ज्यादा प्रसन्न होता है कि सदन में हंगामा हो जाए और सदन न चले। कभी पिछले वर्षों में हमने नहीं देखा कि यदि संसद में कोई विषय ऐसा है जिसे विपक्ष उठाना चाहता है, उसको उस विषय पर सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने या नेता सदन ने कभी अपने चैम्बर में या डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन के चैम्बर में विपक्षी नेताओं के साथ मंत्रणा करके सदन को चलाने का कोई प्रयास किया हो। विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष आता ही जनता के मुद्दों को उठाने के लिए है। हमारी प्राथमिकता आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों पर यहां तक कि दूध, दही, आटा, चावल पर भी जीएसटी की जद में ये पदार्थ आ गए हैं, अगर हम इन विषयों को नहीं उठाएंगे तो क्या सिर्फ नरसंहार के हथियारों पर बहस करने के लिए संसद में आते हैं? तो हमारी ये अपील है सत्ताधारी दल से कि वो जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी अपना स्पष्टीकरण दें और इन विषयों को संसद में उठाने दें। संजय जी, सुमेधानंद जी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, सदन में कामकाज होना चाहिए। जावेद जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी पूरी सरकार की है और जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं विपक्ष यही चाहता है कि उन पर चर्चा हो। लेकिन जो केंद्र और जो तस्वीर हमें देखने को मिल रहे हैं वो बता क्या रहे हैं? इस समय संसद के मॉनसून सत्र के क्या आसार, क्या संकेत दिख रहे हैं? जी प्रीति जी, मॉनसून जो है कब बादल आए और कितने झमाझम बारिश हो या नहीं हो या उमस कितनी ज्यादा हो, ये अक्सर मॉनसून सेशन में हमने देखा है। जहां एक बात यह है कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। सही बात है, सरकार की होती है सदन को बुलाने की, क्योंकि एसेंशियली सदन बुलाया जाता है विधायी कार्य को लेकर के। लेकिन सदन दोनों पक्ष और विपक्ष को मिला करके बनता है। विषय उठने चाहिए जरूर, जैसा आपने जिक्र किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, अलग तरह के कंसल्टेशन होते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है कि कब कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कौन से मुद्दे हैं, और पक्ष और विपक्ष को दोनों को मौका मिलना चाहिए अपनी चीज रखने का। विपक्ष जरूर ये हक है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने भी चाहिए। उनका ये कार्य है कि सरकार पे उस पर एक तरह से लगाम लगाने का काम होता है संसद के अंदर। समस्या वहां खड़ी होती है कि जब आप किसी चीज को एक प्री डिटरमिन्ड मैनर में आते हैं, कि ये एक तरीका हो गया है पिछले काफी समय से कि जिसमें आप इशू जो लिस्टेड है उसको आप एडजर्नमेंट मोशन हर दिन मॉर्निंग में दाखिल करते हैं। सभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों के नियम अलग अलग हैं, लेकिन इशू वही है। एडजर्नमेंट मोशन आप दाखिल करते हैं जिसमें चेयरमैन या स्पीकर का वो डिस्कशन होता है, उसे करना या नहीं करना, डिपेंडिंग कि वो इशू कितना प्रेसिंग है और लगता है कि सदन में उस दिन उठाए जाने चाहिए। हिंदी में कहूँ तो वो कार्य सदन प्रस्ताव होता है जो एक तरह से सरकार के लिए सेंसर मोशन भी होता है। अगर वही चीज
किसी दूसरे नियम के तहत उठाने की इजाजत चेयर देता है कि आप इस समय में नहीं, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, शून्यकाल हो जाने दीजिए, जिसमें जनता से जुड़े हुए वो सारी समस्याएं पक्ष या विपक्ष की सांसद लेकर के आते हैं या अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई इश्यूज को लेकर के आते हैं, तो सदन चल सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप एडजर्नमेंट मोशन करते हैं और उसके बाद वहां सदन के अंदर प्ले कार्ड वेव किए जाते हैं, शोर शराबा होता है, तो थोड़ी सी हेडलाइन बनती है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं बनती। मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि लोग इस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेते। लोगों ने इस कारण दंडित किया है। पहले सभी पार्टियां, इसमें कोई पार्टी जो आज सत्ता में है या नहीं है या पहले क्या हुआ, वो सभी पार्टियां को जनता ने बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया था और उसके नतीजे आप देख लीजिए। आप मतलब अगर 96 या 98 या उसके पहले या उसके बाद के अभी के इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे, 14 के देखेंगे, 19 के देखेंगे, तो या उसके पहले के देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी वो मानसिकता भी नहीं है शायद, मतलब जिस चीज को सोचना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे उठाएं। जीएसटी का जो इशू है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के मन में एक स्वाभाविक तौर पे कंफ्यूजन है, लेकिन क्या उसका तरीका यही है जिससे लार्जर वो अपनी बात कह पाए, सरकार अपना स्पष्टीकरण दे पाए, या सरकार को ऐसे घेर पाए कि सरकार को स्पष्टीकरण देने में मुश्किल हो? ये चीज उनके सोचने का एक विषय है मेरे ख्याल में। दूसरा, मान लीजिए एक इशू है जो रूपी ब्रीचिंग 80 रुपए का मार्क अगेंस्ट डॉलर, वो भी एक कई चीजें मिला करके इन्फ्लेशन, महंगाई का वो होता है। मान लीजिए यूक्रेन रशिया की वॉर के कारण ऐसा हो रहा है, तो सरकार को अगर आप घेरेंगे कि ये हो रहा है, तो सरकार को भी स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा। विपक्ष का रोल वो होता है कि वो घेरे इस तरह से कि सरकार, उनकी जो बात है वो जनता में इस तरह से जाए कि सरकार जब स्पष्टीकरण दे तो सर उन्हें लगे कि सरकार का स्पष्टीकरण पर्याप्त है या नहीं है, वो उस चीज को वे करे, वो लोगों के ऊपर है, उस चीज को वे करे। और सरकार भी उसके लिए, सरकार के पक्ष से जो लोग भी उस चीज को बोले, मंत्री या सांसद चर्चा के दौरान, मंत्री स्वाभाविक तौर पे इस चर्चा के अंत में वो उस चीज को बोलेंगे या प्रश्नकाल में बोलेंगे, तो उनको ज्यादा तैयारी करनी। बिल्कुल। तो जो अभी वो माननीय सांसद कह रहे थे ये समाजवादी पार्टी के, कि पक्ष को अच्छा लगता है, मैं ये कहूंगा कि फिर अगर आपको ये लगता है कि उनकी ये स्ट्रेटजी है, तो उन्हें ये मौका ही क्यों देना चाहिए? ठीक है संजय जी, आपके पास आऊंगी, तमाम मेहमानों के पास फिर से आऊंगी मैं, लेकिन अभी एक नजर डाल लेते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज क्या है एजेंडे में खास, आइए देखते हैं। राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध है। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 यानी द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल इस विधेयक के जरिए साल 2005 के एक्ट में संशोधन किया जाना है। इसके साथ ही राज्यसभा में आज मनोनीत सांसद पीटी उषा शपथ लेंगी। आज प्रश्नकाल के दौरान भी अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित कई जरूरी प्रश्न पूछे जाने हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाना भी लिस्टेड है। आज लोक लेखा समिति के 2 प्रतिवेदन पेश होंगे। इन प्रतिवेदनों को सांसद भुवनेश्वर कलिता पेश करेंगे। पहला प्रतिवेदन मनोरंजन क्षेत्र के लिए निर्धारित नीतियों से संबंधित 51वां प्रतिवेदन और दूसरा प्रतिवेदन सीमित ऊंचाई सबवे के निर्माण और उपयोग संबंधित 52वां प्रतिवेदन है। इसके साथ ही कई अहम पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मोहम्मद फादे टीपू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, जो कि राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद फादे टीपू, क्या कोई अपडेट कार्रवाई शुरू होने से पहले ऐसा कोई बड़ा मिल रहा है आपको? और आज हम देख रहे हैं राज्यसभा में बहुत अहम कामकाज है जो लिस्टेड है, विधेयक भी है, प्रश्नकाल भी है, समितियों का प्रतिवेदन भी है, साथ ही आज पीटी उषा शपथ भी लेने वाली हैं, तो किस तरह की संभावना है राज्यसभा में आज?
देखिए प्रीति, जो संसद का जो मानसून सत्र है बेहद अहम इस लिहाज से भी है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और 75 साल पूरे होने वाले हैं अगले महीने। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत में, आपको याद होगा, उन्होंने आह्वान किया था पक्ष विपक्ष दोनों से कि कम से कम ये जो 18 दिन की जो बैठकें होंगी इस सत्र के दौरान उसमें रचनात्मक निकलना चाहिए। और जो 25 विधेयक इस एजेंडे में, सरकार के एजेंडे में शामिल हैं, उसमें से 24 नए विधेयक पूरे सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। फिलहाल तो कल का दिन अगर हम इसका जिक्र करें तो वो हंगामे की बैठ जो है था, उसमें विपक्ष ने महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों के तहत सदन में जो है गतिरोध पैदा हुआ। तो फिलहाल आज जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि सदन में अच्छी चर्चा होगी, रचनात्मक कुछ न कुछ विचार रखे जाएंगे दो तरफा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल प्रीति सदन में चर्चा हुई उसमें जीएसटी को लेकर के और महंगाई, जो कि रोजमर्रा की जो बड़े हुए जो वस्तुओं के जो दाम थे उसको लेकर के विपक्षी सांसदों ने जो मुद्दा उठाया उसको लेकर के सरकार के और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने यह तर्क दिया, चूंकि जीएसटी काउंसिल का जिक्र उन्होंने किया कि जीएसटी की जो बैठक होती है उसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ जो तमाम जो दूसरी पार्टियों के जो नुमाइंदे होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो भी शामिल होते हैं और जिस वजह से उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, कंसेंसस से लिए जाते हैं, लिहाजा इसमें किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं होती। तो उन्होंने कुछ सांसदों ने इस तरह के का तर्क देकर के उन्होंने इस तरह की बातें कही। फिलहाल आज उम्मीद की जा रही है कि सदन में कुछ रचनात्मक होने की संभावना है। प्रीति, बिल्कुल। मोहम्मद फातिह टीपू, आपके पास हम आगे भी आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जावेद जी, राज्यसभा में क्या आसार लग रहे हैं? आपने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने हैं, लेकिन शुरुआत तो शून्यकाल प्रश्नकाल से होती है और इसमें कहीं ना कहीं जनहित से ही जुड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना होता है। तो कम से कम ये चलने दिया जाए या फिर सत्र की शुरुआत हो, गतिरोध ना हो और आगे सरकार को मुद्दों के बारे में और नियम के तहत नोटिस दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि सत्र में कुछ उत्पादक हो सकता है? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष उसमें सहयोग करता है। अभी संजय जी ने जो बात कही, मैं उन्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन सरकार की ओर से किया गया था। प्रधानमंत्री जी तो उसमें नहीं आ पाए थे, रक्षा मंत्री जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और संसदीय कार्य मंत्री जी वहां मौजूद थे, वो उस मीटिंग के आयोजक थे। उसके अंदर सरकारी पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी भी मुद्दे से जनता के पीछे नहीं हटेंगे बहस करने से, आप लोग उस पर बहस करिए। हम नियमों के तहत ही नोटिस देते हैं। जब 267 या काम रोको प्रस्ताव जिसे राज्यसभा में हम कह सकते हैं, वो नोटिस दिया जाता है तो बगैर उसको सुने हुए पहले ही वो रिजेक्ट हो जाता है। बाद में हम लोग जब अपने सूत्रों से पता करते हैं या दूसरे तरीके से पता करते हैं तो जवाब ऐसा मिलता है कि सत्ता पक्ष इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक परंपरा है दोनों सदनों के अंदर, संभवतः मेरे सदन में तो है ही है, कि जब तक सरकार किसी विषय पर बहस करने के लिए सहमत नहीं होती है तक उस विषय पर इज्जत नहीं मिलती है। ऐसा मैंने देखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार को लगता है कि 267 के तहत बहस करना इस पर उचित नहीं है तो सरकार किसी दूसरे नियम के बारे में खड़े होकर के संसदीय कार्य मंत्री या नेता सदन ये कह सकते हैं कि यदि आप फला नियम के तहत, अमुक नियम के तहत इस पर बहस करना चाहें तो हम तैयार हैं, तो फिर आगे कुछ बात बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि सत्ता पक्ष बहुमत के नशे में इतना चूर है कि वो बहुमत की बजाय एक बहुसंख्यकवादी नीति पर सदन के अंदर अमल करता है और विपक्ष को सुनता नहीं। लोकतंत्र की जो बुनियादी धारणा है उसमें सिर्फ गिनती ही नहीं है बल्कि अल्पमत या विपक्ष के मत को एकोमोडेट करना भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस खूबसूरती को नजरअंदाज कर रही है।
सुमेधानंद जी, राज्यसभा से तो हमें लगातार एक समय रहा है कि बहुत अच्छी चर्चा, कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक चर्चा मैं कहूं राज्यसभा से, सदन से होती देखी है हमने, लेकिन अब वहां भी लगातार गतिरोध। और जैसा जावेद जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है कि संसद चले, कामकाज हो, लेकिन विपक्ष को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, सरकार काम करना चाहती है। माने जावेद साहब ये बात कह रहे थे कि भाई सरकार की नीयत नहीं होती है तब काम नहीं होते हैं। माने प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि हम रचनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहते हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। सरकार कभी भी मैदान से नहीं भागेगी, चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। और पिछले सत्रों में आपने देखा है कि बहुत अच्छी चर्चा, बल्कि पिछले सारे अब तक का जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, ये लोकसभा में तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। रात को 2-2 बजे तक चर्चा चली है और बड़े रचनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। माने भाई साहब जावेद जी कह रहे थे कि भाई सरकार चर्चा करना नहीं चाहती, सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो पार्लियामेंट को चलाए। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। दोनों पक्ष मिलकर के जब सत्र को चलाना चाहेंगे तब सत्र चलेगा और विभिन्न धाराओं के तहत चर्चा हो सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि भी एक ही नियम के तहत चर्चा हो। बहुत से नियम इस प्रकार के हैं जिसमें वहां पर राज्यसभा में वहां के जो चेयरमैन हैं वो चर्चा करवा सकते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष चर्चा करवा सकते हैं और वो करवाते हैं। बड़ी अच्छी सुदृढ़ चर्चाएं हुई हैं, काफी रचनात्मक बातें हुई हैं जिसमें बहुत कुछ अच्छा निकल करके आया है। तो इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कही है और माने निर्मला जी ने कल अपनी बात कही। जहां तक बात जीएसटी की बात आपने कही, जीएसटी काउंसिल में सब पार्टियों के मंत्री होते हैं, कई में तो मुख्यमंत्री भी आते हैं और उनके साथ मिल बैठ करके सारी घोषणाएं, सारी चर्चाएं होती हैं और उसका हिस्सा स्टेट को भी जाता है। स्टेट यदि कह दे कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको नहीं चाहते, तो कभी भी केंद्र सरकार किसी भी स्टेट के ऊपर कोई बात थोपना नहीं चाहती है। वो एक बहुत सार्थक चर्चा करके, रचनात्मक चर्चा करके ही किसी विषय बिंदु पर आते हैं। उसके बाद भी यदि कोई आपत्ति होती है तो बहुत सी बातों में सुधार किया जा सकता है, उसके लिए भी सरकार हमेशा तैयार रहती है। हमारी वित्त मंत्री जी ने कई बार जब जीएसटी कानून पेश पर मीटिंग करके और उनमें संशोधन किए गए, तो सरकार चाहती है कि हम मिल बैठ करके सबके साथ रचनात्मक काम करें जिसमें देश की विकास हो सके, देश आगे बढ़ सके और महत्वपूर्ण बिलों पर भी चर्चा हो सके जिससे काम रुक न सके। ठीक है संजय जी, आपने अभी दोनों मेहमानों को सुना और शुरू में ही जब हम देखें तो ये सवाल उठाया गया था कि मॉनसून सत्र के जो कामकाजी दिन हैं वो बहुत कम है, बिल बहुत ज्यादा सरकार लेकर आई है, एजेंडा बहुत बड़ा है। संसद में आते हैं, शोर शराबा होता है और वो एक बड़ा ही निगेटिव परसेप्शन लोगों के बीच में राजनेताओं के बारे में बना था। पिछले कुछ सालों में वो संसद की प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हुई है। ये भी सत्य है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिस्कशन जो होते हैं वो बहुत उम्दा डिस्कशन होते हैं और बहुत आपको कोई भी व्यक्ति अगर डिस्कशन को सुने तो वो बहुत लाभकारी होता है, आपको बहुत नॉलेज को एनरिचिंग होता है। बिल्कुल। और आपका ये जो परसेप्शन होता है कि जो राजनेता चुन करके जाते हैं, जो सांसद चुन करके जाते हैं, वो केवल शोर शराबा करते हैं, उसको कम्प्लीटली वो डिफाई करता है और ये बताता है कि क्वालिटी जो होती है वो वहां आते हैं, किस तरह का उनका किसी सब्जेक्ट पे ग्रास्प होता है। कुछ लोग किसी भी हर एक विषय पे बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ सांसद बहुत अच्छा तैयारी करके आते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। दो चीज से हेल्प करता है, एक जो लोग सुन रहे हैं संसद की डिबेट को या जानना चाहते हैं किसी विषय के बारे में, उनके नॉलेज को एनरिच करता है। आपकी जो भावना एक सांसद के प्रति आपके चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में होती है उसको उठाता है और दूसरा संसद की गरिमा को भी बढ़ाता है कि हमारा भारत का है लोकसभा या राज्यसभा वो इस तरह का है। लेकिन विरोध हो जाते हैं और बहुत सारे सांसद हैं, वो जावेद अली खान साहब इस चीज से अग्री करेंगे कि उनकी पार्टी सपा के ही बहुत सारे सांसद वो नहीं चाहते कि गतिरोध हो, वो शून्यकाल की बात कह सकें या चीज को वो कह सकें ताकि अपने क्षेत्र में जब वो जाते हैं या राज्यसभा के सांसद जब अपने इन्फ्लुएंस जोन में जाते हैं तो वहां वो बताते हैं कि जन कल्याणकारी या जनता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं या जहाँ के हैं, आफ्टर ऑल राज्यसभा के भी सांसद जहां से आते हैं उनका एक अपना होता है, तो वहां वो बताते हैं उस चीज को, लोगों को होता है और सरकार को होती है
पहुंचती है सांसद चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा। यह है जैसे मान लीजिए जीएसटी का एक कुछ, अगर मैं जनता का कोई एक व्यक्ति हूं, एक आम आदमी हूं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जीएसटी की जो बैठकें हुई उसमें कौन से राज्य के कौन से मंत्री, कौन से मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने ये जो जिस चीज पे अभी इतना बवाल कटा हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज के जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगी है, किन लोगों ने उसको अप्रूव किया, किन लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला कि हमारे राज्य में या ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हमारा राज्य इस चीज को लागू नहीं करता, जैसा अभी सरस्वती जी कह रहे थे। मैं ये चाहूंगा कि ये जो जनरल जो बात कही जा रही है, इसके बजाय ये कहा जाए ये फला मंत्री इस राज्य के, ये फला मंत्री इस राज्य के, और इन्होंने यहाँ पे ये कहा, इन्होंने अपनी स्वीकृति दी। देखिए वहां पे स्वीकृति हो जाती है कि पूरा देश तो भाजपा या एनडीए चला नहीं रहा है, पूरे राज्य उनके पास बहुतायत राज्य हैं जहां काफी सारे राज्य हैं, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रप्शन और डिस्टर्बेंस ना सुनाई दे आम लोगों को, डिबेट के जरिए महत्वपूर्ण बातें सुनाई दे जो विपक्ष कहना चाह रहा है, जो सवाल उठाना चाह रहा है। और आपकी बात पे जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद जी। मैं दो बिंदुओं पर संजय जी की बात पर अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने प्रोडक्टिविटी के बारे में कहा, निश्चित रूप से जब संसद का सत्र चलता है तो वो प्रोडक्टिव होना ही चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन संजय जी जरा गौर कीजिए कि पिछले कुछ वर्षों में बिना डिस्कशन के कितने बिल पास हुए हैं संसद के अंदर और कितने बिल पास करवाने की अब तैयारी भी है, क्योंकि कल जो बिल राज्यसभा में पेश किया माननीय विदेश मंत्री ने, वो भरपूर हंगामे के बीच पेश कर दिया और हो सकता है आज या कल में बगैर बहस के हंगामे के दौरान ही वो बिल पास हो जाए। जब आप 10-20 बिल या दर्जन 2 दर्जन बिल बगैर बहस के पास करवा लेंगे तो प्रोडक्टिविटी का आंकड़ा स्वतः ही बढ़ जाएगा, इसलिए आंकड़ों के खेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। रहा प्रश्न जीएसटी का, जीएसटी में इत्तेफाक से चूंकि हमारी सरकार नहीं है तो हमारी एक्सिस समाजवादी पार्टी की जीएसटी काउंसिल तक नहीं है, इसलिए उसके अंदर जो मिनट्स हैं उनको मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि किन विपक्षी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने या मुख्यमंत्रियों ने दूध पर, दही पर, चावल पर, पनीर पर, आटे पर जीएसटी लगाने की मांग की थी या सहमति जताई थी। जी, और जाहिर तौर पर जावेद जी जैसी बातें आपने भी कही है, संजय जी और सुमेधानंद जी सभी कह रहे हैं, आम आदमी, आम व्यक्ति यही चाहता है कि चर्चा हो और जाहिर तौर पर शोर के बजाय जो चर्चा में बिंदु उठाए जा रहे हैं वो साफ तौर पर सुनाई दे। और जो विधेयकों को लेकर आपने बात कही है, बिल लाने को लेकर बात कही है, तो आज भी बिल लिस्टेड हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। आज राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर आगे की चर्चा होनी है। विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने कल बयान दिया था, साथ ही इस बिल पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया था। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 राज्यसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए आज लिस्टेड है। लोकसभा में 5 अप्रैल को इसे पेश किया गया था, 6 अप्रैल को यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था। इस बिल के जरिए सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध एक्ट 2005 में संशोधन किया जाना है। इस विधेयक का जो मुख्य मकसद उद्देश्य है वो किसी भी तरह के सामूहिक विनाश के लिए हथियारों की उपलब्धता को रोकना है। ये विधेयक ऐसे हथियारों के गैर कानूनी डिलीवरी सिस्टम्स को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम साबित होगा। साथ ही इस बिल के जरिए इस प्रकार के किसी भी गैर कानूनी कार्य जिनमें इन्हें बनाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है, उसके लिए आर्थिक सहायता को भी रोकने का प्रयास किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि सामूहिक विनाश के हथियारों में बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर, इन सभी प्रकार के हथियार शामिल हैं।
मोहम्मद फातेह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, इस बिल को लेकर क्या आसार हैं फिलहाल राज्यसभा में, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जिसमें हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा मैं कहूं कि संशोधन की मांग नहीं होगी विपक्ष की तरफ से और एक आम सहमति बनती दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की भी बात करें भारत की तरफ से तो वो भी ये पूरे कर रहा है, तो इसे लेकर क्या आसार है? देखिए प्रीति, आपने सही कहा कि सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसके वितरण पर रोक के लिहाज से और इस पर शिकंजा कसने के लिहाज से ये बिल लोकसभा में पिछले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ये पारित किया गया था और इसी नियत और मकसद से कल ये राज्यसभा में पेश किया गया। देखिए, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की से जुड़ी जो टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये अनिवार्य हो जाता है कि किसी भी तरह की जो सामूहिक विनाश से जुड़ी जो गतिविधियां हैं और जो कोई शरारती तत्व देश में बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने के लिहाज से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा इसको ये आज संसद में पेश किया जाएगा और इसमें यह भी बताना जरूरी है कि इसमें एक धारा है जो 12A धारा जो इसमें जोड़ी गई है, जिसके जो जोड़ने के बाद में काफी ये बिल मजबूत हो जाएगा और अगर कोई व्यक्ति, संस्था या तत्व इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध जो है लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में होगा। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बिल काफी अहम है प्रीति। इसके अलावा तमाम अहम कामकाज जो आपने अभी जिक्र किया वो राज्यसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस में सूचीबद्ध है। पीटी उषा भी अभी जो मनोनीत सांसद राज्यसभा की हैं वो भी शपथ लेंगी। उसके अलावा तमाम जो संसदीय समिति है और राज्यसभा की जो प्रतिवेदन उस पर समिति की जो रिपोर्ट है वो भी जो है सदन की पटल पर रखी जाएगी। तो आज उम्मीद की जा रही है कि सदन में सार्थक चर्चा होगी। प्रीति, बिल्कुल। मोहम्मद फातेह टीपू, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमेधानंद जी, पहले मैं आपसे इस बिल को लेकर रिएक्शन चाहूंगी। ये जो बिल है, हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अप्रैल 2004 में एक प्रस्ताव पारित किया था और सभी देशों से ये अपील की गई थी, कहा गया था कि जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उन्हें खत्म किया जाना चाहिए और इस दिशा में भारत ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाए भी और अब मैं कहूं तो प्रतिबंधों का दायरा बढ़ रहा है। फंडिंग को लेकर भी, फाइनेंसिंग को लेकर भी कड़े प्रावधान करने की तैयारी है। कितना अहम बिल ये आपकी नजर में? ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकसभा में ये बिल पेश हुआ था पिछले सत्र में और इसको पास कर दिया गया था। इस पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई थी, सभी पार्टी के लोगों ने इस पर चर्चा की थी और ये महसूस किया था कि इस प्रकार का कानून हमारे पास में होना चाहिए जिससे विध्वंसात्मक गतिविधियां, इस प्रकार के हथियारों का बनाना, उनको ले जाना लाना, उन पर रोक लगनी चाहिए। तो राज्यसभा को भी इस पर चर्चा करके इस बिल के ऊपर एक रचनात्मक बात करके इसको पास करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जाकर के या हमारे वो भी प्रधानमंत्री जी या अन्य नेता जाते हैं, वो जब वहां बैठ करके कोई चर्चा करते हैं और हम अपनी पार्लियामेंट में उनके विचारों को धरातल पर ला करके बिल के रूप में परिणत करें तो इससे राष्ट्र को भी भला होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विध्वंसकारी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगेगी और ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बिल है। जावेद जी, जाहिर तौर पर जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो प्रतिबद्धताएं हैं और खासतौर से मैं कहूं कि आतंकवाद के खिलाफ जितना मुखर होकर भारत बोलता है और जो प्रतिबद्धताएं, और सबसे ज्यादा आशंका यही है कि जो गैर कानूनी समूह हैं, खासतौर से आतंकवादी समूह, इनके द्वारा इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी फंडिंग और फाइनेंसिंग पर अब रोक लगे, ये प्रावधान जोड़ा गया है। तो आपको लगता है कि इस पर राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो और इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए, जरूरी है? निश्चित रूप से ये विधेयक जो राज्यसभा के सम्मुख कल लाया गया है ये महत्वपूर्ण विधेयक है और भारत के अंदर विदेश नीति के प्रश्न पर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रश्न पर, विश्व के पैमाने पर जो नरसंहार के हथियार हैं उनके विरोध के प्रश्न पर सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति रही है और वो अभी तक कायम है। इसलिए इस विधेयक के विरोध में जाने का या इसको पास न होने देने का कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निश्चित रूप से है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी हैं। राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के स्तर पर पहुंचें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जनता के सामने ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका जिक्र मैंने अभी पिछले वक्तव्यों में आपके साथ किया, उन प्रश्नों पर संसद को
चर्चा का रास्ता निकालना चाहिए और सत्ताधारी दल को लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाना चाहिए। और इसके अलावा एक और बिल है जो आज लिस्टेड है और लोकसभा के एजेंडे में शामिल है, उस पर बात करते हैं। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात करें तो आज सदन की कार्यसूची में भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 सूचीबद्ध है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। ये अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण और इस क्षेत्र में गतिविधियों को रेगुलेट करने का भी प्रयास करता है। इस विधेयक में समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयास के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इस विधेयक में तय किए गए प्रावधान उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। विधेयक के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से विशेष समिति बनाए जाने का भी प्रावधान है और इस अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति के जरिए ही अहम फैसले लिए जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाए जाने के प्रावधान हैं। बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहां की मिट्टी को वहां ले जाने संबंधित दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अमरिंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर, लोकसभा में देखें तो आज ये काफी अहम बिल है, ये कल भी लिस्टेड था, आज भी लिस्टेड है और जैसा दूसरा राज्यसभा का बिल है वेपन्स को लेकर, उसी तरह कहीं ना कहीं इस बिल पर भी एक आम राय हो सकती है और ये बिल अच्छी चर्चा के बाद पास हो सकता है, लेकिन संभावनाएं क्या हैं आज इसे लेकर? प्रीति, जिस तरह से आपने बताया कि काफी अहम बिल है, मैं साथ साथ इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है न सिर्फ अहम बिल है बल्कि एक रोचक बिल भी है, जिसके कई मायने में बड़े पैमाने पर कई सारी चीजें उसमें प्रावधान किया गया। मैं आपको बताऊं कि सन 1959 में 12 राष्ट्रों ने, 12 कंट्रीज ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत अंटार्कटिका महाद्वीप में शोध करने की अनुमति दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर शोध किया जाए। और 1959 के बाद अभी तक अगर मैं बात करूं 2022 तक, तो 54 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर शोध करने की अनुमति है। बेसिकली अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, आप देखेंगे कि पृथ्वी के ग्लोब के नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा बर्फ दिखती है और जो जहां पर साफ पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे दुर्लभ जीव जंतुओं का वहां पे स्थापत्य है, वहां पर भारतीय वैज्ञानिक हजारों साल काफी सालों से वहां पर शोध कर रहे हैं। इस बिल में देखिए अभी तक अहम मैं और रोचक इसलिए बता रहा हूं कि इस बिल में अभी तक क्या था कि भारतीय कानून लागू नहीं होता था। भारतीय दल वहां पर जाता था, शोध करता था, लेकिन भारत का कोई कानून नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर जो 54 कंट्रीज ने जो संधि की है उसके आधार पर कानून वहां लगाया जाता था। लेकिन जो लगभग 40 साल बाद भारत सरकार एक अहम और रोचक बिल अंटार्कटिका संधि के तौर पर लेके आई है जिसके तहत अब जो प्रावधान रहेगा प्रीति, उसमें यह रहेगा कि मान लीजिए कोई भारतीय दल वहां पर जाकर शोध करता है और उसमें विदेशी क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भी वो उसमें शामिल होते हैं, तो उस पे किसी तरह का गलत कार्य, किसी तरह का कानून का प्रावधान, जीव जंतुओं को अपने साथ छेड़छाड़ या कोई परमाणु हथियारों का वहां पर किसी तरह का विस्फोट और भी तमाम अहम प्रावधान है जो इस बिल में शामिल है। अमरिंदर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। सुविंदर जी, इस बिल पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत यहां काम होता था, अगर भारतीय दल जाता भी था, अब अपना हमारा कानून 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे लेकर कानून बनाए हैं, तो कितना अहम है? अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में जो बिल आज आया है, मैं ये समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि वर्तमान में जो पर्यावरणीय गतिविधियां पूरे विश्व में चल रही है, पूरे विश्व स्तर पर इसकी चिंता होती है। हम बिना कानून के वहां कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि 27 देशों ने तो बहुत पहले
40 साल पहले इस प्रकार का कानून बना लिया। और संधि के क्षेत्र में जब तक हमारा अनेक देशों के साथ में संधि होकर के हम शोध का काम नहीं करेंगे, अनुसंधान रिसर्च नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। अकेला व्यक्ति, अकेला देश कोई भी काम नहीं कर पाता है। संधि के माध्यम से अनेक विश्व के अनेक वैज्ञानिकों के, साइंटिस्ट के साथ मिलकर के जब काम किया जाएगा तो उस पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जैसा कि आणविक दृष्टिकोण से भी इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, तो ये सार्थक चर्चा होगी और ये बिल पास होने के बाद में हमारे साइंटिस्ट को एक अच्छी बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके, मिल करके एक काम कर सकेंगे। और ये जो महाद्वीप है, एक सुरक्षित महाद्वीप, और इस पर जो विभिन्न प्रकार की जैविक संपदा है उस पर भी शोध किया जा सकता है, जिसका हमारे देश के साइंटिस्ट को, लोगों को लाभ हो सकता है। तो ये एक अच्छा बिल है और मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोग भी इसमें सार्थक चर्चा करेंगे और एक अच्छा बिल हमारे सामने पास होकर के आएगा। जी, बहुत छोटा सा कमेंट जावेद जी आपका, अब समय की भी कमी है, इस बिल को लेकर आपकी राय, आपके दल की राय। जलवायु और पर्यावरण निश्चित ही चिंता का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। राष्ट्र के अंदर भी हम जलवायु और बदलते हुए पर्यावरण से चिंतित हैं। तो ये तो आम सहमति का प्रश्न है, इस पर कोई विरोध विपक्ष की तरफ से नहीं होगा। बस मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको पहले डिस्कस कीजिए सदन के अंदर। सदन के दूसरे हाफ में आप इसे बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से गतिरोध बना रहा तो फिर अच्छे काम भी होने में परेशानी होगी। संजय जी, दो बिल हैं जिन पर ऐसा लग रहा है कि आम राय, आम सहमति हो सकती है दलों के बीच में। आपकी राय इन दोनों बिल को लेकर बहुत संक्षेप में। जैसा जावेद साहब ने भी बताया और सरस्वती जी बता रहे थे, इसमें कोई मतलब ऑपोजिशन का गुंजाइश नहीं है। कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट है, बाकी हमारी कुछ अपनी जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए बिल है, तो इस पे कोई इशू नहीं है, दोनों बिल पास हो जाए। जहां तक इशू ये होता है कि गतिरोध के दौरान जो बिल पास होता है, मान लीजिए कि कुछ बिल प्रेसिंग हैं जिन्हें पास करने हैं और सदन में गतिरोध है, तो ये हमने हमेशा से देखा है कि सदन के अंदर जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें कई बिल पास हो जाते हैं, जिसमें बाद में ऑपोजिशन को बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि शोर शराबे के बीच में ये बिल पास हो गए और ये बिल पास नहीं होने चाहिए। अब इसके ऊपर जो है दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और जनता फिर डिसाइड करती है इसे इसका ब्लेम मिलना चाहिए या इसे किसे इसकी छूट देनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब सदन की गुणवत्ता या प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, तो मैं उस समय की बात कर रहा था जिस समय सदन आधी रात तक बैठता है। समय के बियॉन्ड, एक समय में जब सरकार और पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है, उस समय के बियॉन्ड बैठता है। आम लोग शायद उस चीज को नहीं जान पाते कि जो संसद शाम के 6 बजे खत्म हो जाता है और रात के 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे तक चलता है, और सांसद लोग अग्री करते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम में, अगर टाइम लॉस्ट होता है तो हम एक्स्ट्रा टाइम उस चीज को बैठ करके करेंगे। ये एक सम्मान की बात है। और कई बार ये जो पक्ष है, ये पक्ष शायद गौन हो जाता है और विरोध का पक्ष लोगों के बीच में ज्यादा चला जाता है, या जो क्वालिटी के डिबेट्स या डिस्कशन या जो बातें लोग कहते हैं वो बातें शायद गौन हो जाती है। मेरी चिंता या मेरी अभिव्यक्ति उस तरफ थी। बिल्कुल। संजय जी, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेधानंद जी का एक छोटा सा कमेंट प्रश्नकाल को लेकर, क्योंकि उनका जो सवाल है वो आज महत्वपूर्ण सवाल है, लगा हुआ है, वो फूड ग्रेन्स के वेस्टेज को लेकर है और खासकर जो मॉनसून का समय होता है उस समय जो फंगस और कीड़े हैं उनकी वजह से जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है, उससे जुड़ा प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है और क्या जानना चाह रहे हैं आप इस सवाल के? मेरा खाद्य मंत्रालय से एक प्रश्न है कि खासतौर से मानसून के समय में हमारा जो भंडारण है, अन्न का भंडारण करते हैं, सुरक्षा के अभाव में खराब हो जाता है और उससे देश को भी नुकसान होता है। खाद्य की दृष्टिकोण से पूरे विश्व के अंदर बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। हमारे देश में भी लोगों को खाद्यान्न की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और एक अच्छा खाद्यान्न मिले, इसके विपरीत हमारे माल पड़ा रहता है। यदि ऐसी स्थिति है तो उसको ऑक्शन कर दिया जाए। ऑक्शन करने के बाद में फिर वो कैटल फूड में काम आ सकता है और दूसरी चीजों में काम आ सकता है, लेकिन कई बार रखरखाव का अभाव रहता है। तो मैंने मंत्रालय से ये जानना चाहा है कि संदर्भ में खाद्य मंत्रालय क्या काम करेगा, उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे, इस बारे में बिल्कुल। एक तरफ हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी है, अनाज की बर्बादी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसको लेकर एक काफी अहम सवाल है। सुमेधानंद सरस्वती जी आपका और जावेद अली खान जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
और अब बात प्रश्नकाल की करेंगे और पहले बात लोकसभा की। आज कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी योजना, रेल, अंतरिक्ष और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद चुन्नीलाल साहू उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान गोदामों में संचालन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद इंजीनियर गुमान सिंह डामोर अंतरिक्ष मंत्रालय से अंतरिक्ष विभाग के कार्यक्रम और रक्षा और कृषि क्षेत्र में इसकी उपयोगिता से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद एसआर पार्थिबन वस्त्र मंत्रालय से अपैरल पार्क, विविंग पार्क और इससे जुड़ी योजनाओं से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सुलभ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह संचार मंत्रालय से भारत नेट के अंतर्गत सफलतापूर्वक ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के संचालन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद वीके श्रीकंदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से गेहूं का टाइड ओवर आवंटन को केरल राज्य में बंद करने दिए जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद रंजिता कोली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मानसून के वक्त में अन्न के सही तरीके से भंडारण नहीं हो पाने से खाद्यान्नों की बर्बादी होने से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से दलहन के आयात और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद बृजभूषण शरण सिंह रेल मंत्रालय से कोयले की ढुलाई के लिए रेक्स की वर्तमान स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद केशरी देवी पटेल संचार मंत्रालय से देश भर में 5G सेवाएं शुरू करने से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद राजेंद्र धेडिया गावित रेल मंत्रालय से नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गणेश सिंह संचार मंत्रालय से देश के सुदूरवर्ती इलाकों में मोबाइल टावर की उपलब्धता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी संचार मंत्रालय से कॉल ड्रॉप की समस्या में आर्थिक दंड से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद केसिनेनी श्रीनिवास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार सिंह योजना मंत्रालय से गरीबी के स्तर से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद लॉकेट चैटर्जी रेल मंत्रालय से रेल भूमि पर अतिक्रमण से बनाई झुग्गियों को हटाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी कोयला मंत्रालय से छोड़ दी गई कोयला खानों के लिए सहायता मुहैया करवाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद हाजी फजरुल रहमान रेल मंत्रालय से रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन की कीमतों में वृद्धि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पीपी मोहम्मद फैजल रेल मंत्रालय से रेलवे में मिलने वाली रियायतों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी रेल मंत्रालय से तेजस रेलगाड़ियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। अब बात राज्यसभा की। आज सहकारिता, शिक्षा, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल किए जाएंगे। सांसद लुइजिनो फलेरो शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ईसाई विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश पर वर्तमान स्थिति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा सहकारिता मंत्रालय से सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली गृह मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन निधि जारी किए जाने में होने वाली देर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा पंचायती राज मंत्रालय से ओडिशा में पंचायती राज गतिविधियों के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद नीरज डांगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से देश में बीते 3 साल में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी जानकारी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एहे रहीम शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शैक्षणिक पदों की रिक्तियों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद अब्दुल वहाब शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित ऑफलाइन कक्षाओं को दोबारा शुरू किए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद के आर सुरेश रेड्डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़क सुरक्षा संबंधी अवसंरचना में सुधार और उसके सुदृढ़ीकरण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सीमा द्विवेदी महिला और बाल विकास मंत्रालय से ईंट के भट्टे में कार्यरत महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर सीएम रमेश शिक्षा मंत्रालय से उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राघव चड्ढा महिला और बाल विकास मंत्रालय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में असफलता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर शिक्षा मंत्रालय से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संतोष पी कुमार शिक्षा मंत्रालय से मानित विश्वविद्यालयों में आरक्षण से जुड़ा सवाल करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आज आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।